है जिनकी वेवलेंथ बहुत कम और फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। तकरीबन 1895 में एक जर्मन फिजिसिस्ट था जिसका नाम था WC रोएंटगेन। वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड रेज के साथ खेल रहा था। ठीक है, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहा था। तो अब इस खेल में उसने एक्सीडेंटली एक्सरेज को डिस्कवर कर लिया और इस तरह से एक्सरेज की डिस्कवरी हो गई। ठीक है, मतलब जब वो इनको कैथोड रेज की प्रॉपर्टी स्टडी कर रहा था तो उसने देख लिया कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, मान लो ये कैथोड है, तो कैथोड से जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब एनोड पर लगती हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जब कैथोड से निकलकर एनोड पर लगते हैं तो एनोड से खास किस्म के रेज निकलते हैं। ये इसने ऑब्जर्व किया और इसी रेज को हम एक्स रेज कहते हैं। तो खेल में इसने एक्स रेज को डिस्कवर किया, इसलिए तो कहते हैं कि दानिश्वर लोगों के साथ, काबिल लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ उठक बैठक करो, चाहे वो आपको कुछ सिखाए भी नहीं, लेकिन उसके साथ खेल में आप बहुत कुछ सीख सकते हो, क्योंकि इनका खेल भी सीखने वाला खेल होता है। एनी हाउ, इस तरह से एक्सरेज की डिस्कवरी एक्सीडेंटली हो गई। ठीक है, WC रोएंटगेन के हाथों 1895 में। अब आपके किताब के अंदर 3 तरीके दिए गए हैं जिस के जरिए हम प्रोडक्शन आजकल एक्सरेज की कर सकते हैं। एक कोलिज मेथड दिया गया है, दूसरा बीटाट्रॉन मेथड दिया गया है। बीटाट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर है, जिसके जरिए हम इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करके एक हैवी मेटल पर दे मारते हैं और उससे एक्सरेज निकलती हैं। तो कोलिज मेथड आपके सिलेबस में है, बीटाट्रॉन है, सिलेबस में सिर्फ ये नाम दिए गए हैं नहीं। ठीक है, और तीसरा मेथड है रोएंटगेन मेथड, डिस्चार्ज ट्यूब में जो होता था, गैस ट्यूब में अंदर। तो सिलेबस के अंदर वही एक्सप्लेन हुआ है, तो उसी को हम लेकर प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज को हम किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। तो मेथड क्या था? रोएंटगेन मेथड। रोएंटगेन मेथड के जरिए हम इसको पैदा कर सकते हैं, गैस ट्यूब का जो मेथड है रोएंटगेन मेथड। अच्छा, इसमें अब हम क्या करते हैं, वही डिस्चार्ज ट्यूब उठा लेते हैं, कुछ इस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब होता है ये वाला। ठीक है, ये वैक्यूम पंप हो गया। अब इसके अंदर जो कैथोड हम इस्तेमाल करते हैं वो कैथोड होता है कनकेव, सी शेप, ये ऐसा। क्यों होता है सी शेप, अब देख लेना। ये हुआ कैथोड, यहां पर एनोड हम इस्तेमाल करते हैं और एनोड का शेप थोड़ा सा तिरछा होता है। ठीक है, इस तरह से। ये हुआ एनोड। यहां पर वैक्यूम पंप के जरिए जो प्रेशर होता है वो प्रेशर रिड्यूस किया जाता है तकरीबन 0.001 mmHg को। और हमें पता है कि प्रेशर जितना रिड्यूस होता है तो इन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान रेजिस्टेंस बढ़ती है। रेजिस्टेंस बढ़ती है तो फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं हो पाता, बिजली पास नहीं हो पाती। तो इसलिए यहां पर जो वोल्टेज अब देना पड़ेगा वो भी हाई होगा। तो इसलिए यहां पर जो वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज तकरीबन 30,000 वोल्ट से लेकर 50,000 वोल्ट इनके दरमियान होता है। ठीक है, द प्रेशर इज वेरी रिड्यूस्ड 0.001 mmHg और वोल्टेज जो है वो 30,000 से लेकर 50,000 तक है। तो यहां पर अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा, यहां पर ये कैथोड जो इस्तेमाल हो रहा है वो एक हीटेड फिलामेंट होता है। ऑलरेडी इसको हम हीट कर लेते हैं, हीटेड फिलामेंट। क्यों हीट कर लेते हैं वो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले विलियम क्रुक जो कर रहा था तो वो कूल्ड कैथोड को इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन कूल्ड कैथोड में मसला ये था कि आयन फिर यहां पर आयनाइज होता था, कैटाइन यहां पर आता था, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता था, तब इलेक्ट्रॉन उस तरफ वापस एनोड की तरफ मूव होता। यहां पर जब हम हीटेड फिलामेंट इस्तेमाल करेंगे कैथोड का
तो यहाँ पर डायरेक्टली जो एटम होता है वो आयनाइज होकर कैटायन रह जाएगा और इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड के साथ यहाँ से निकल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज। इसलिए हीटेड फिलामेंट हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जनाब ये डिस्चार्ज ट्यूब मेथड, रोएंटगेन मेथड, ये रेडी है एक्सरेज को पैदा करने के लिए। अब जब इतने लो प्रेशर पर 0.001 mmHg, वोल्टेज जो कि है 30,000 और 50,000 के दरमियान, कैथोड जो सी शेप है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। अब देखो, इसको सी शेप क्यों बना दिया गया है कनकेव, ताकि ये फोकस कर सके एनोड पर, ताकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर ना जाए। इलेक्ट्रॉन को इधर उधर जाने से बचाने के लिए इस कैथोड का शेप कनकेव है, फोकस्ड है, तो ये फोकस रहता है, इसलिए यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो सीधा जाकर एनोड पर गिरते हैं, ठीक है। तो इस फोकस के लिए हम कैथोड को सी शेप कनकेव कैथोड लेते हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन चूंकि वोल्टेज बहुत हाई है, कम प्रेशर है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड के साथ जाकर इस एनोड के साथ टकरा लेते हैं, जो कि एक हेवी मेटल होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इस एनोड के साथ टकराते हैं तो इस एनोड से अब कुछ रेज निकलने लग पड़ते हैं, और जो रेज अब यहां से निकल रहे हैं यही रेज है एक्स रेज। अब ये कौन से फ्रीक्वेंसी और कौन से वेवलेंथ के एक्स रेज होंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द मेटल, के कौन सा टाइप मेटल इस्तेमाल हो चुका है, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर हम समझ गए क्या, प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, एक्स रेज को हम पैदा किस तरह से करते हैं, बात यहां तक समझ में आ गई। अच्छा, अब इसके बाद वो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज है आपके किताब में। अच्छा, यहां पर कुछ वेवलेंथ दिए गए हैं, रेंज जहां से एक्स रेज हो सकते हैं वो 10⁻⁻² एंगस्ट्रॉम टू 10⁻+2 एंगस्ट्रॉम तक, इनके दरमियान एक्स रेज की वेवलेंथ हो सकती है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज, अगर एक्स रेज की हम प्रॉपर्टीज पढ़ लें, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज, पॉइंट नंबर 1, दे मूव इन स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। इसका पता हम कैसे लगाते हैं वो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी आप एक सब्सटेंस रेज के सामने रख दो, वैसे एजेस के साथ सेम टू सेम शेडो अगर पीछे बन गया तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ये दिखाता है, ठीक है। तो दे मूव इन स्ट्रेट लाइन। नंबर 2, दे आर नाइदर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर इन मैग्नेटिक फील्ड, ना तो मैग्नेटिक फील्ड इसका बाल बाका कर सकता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये अपने आप में एक बदमाश है, जान ले सुबदा एक्स रेज। तो एक्स रेज को ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकता है, अपने पास से अपने रास्ते से नहीं हटा सकता, ठीक है। ये भी पठान है, एक रास्ते का मालिक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसको नहीं हटा सकता अपने रास्ते से, और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं हटा सकता, इसको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। ये हुई प्रॉपर्टी नंबर 2, जिससे हम पता लगा सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 का, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी चीज पर असरअंदाज नहीं होती हो, मैग्नेटिक फील्ड भी असरअंदाज नहीं होती हो, तो इसका मतलब कि वो न्यूट्रल है, दे आर न्यूट्रल, ठीक। अगर पॉजिटिव होता तो नेगेटिव की तरफ खींच जाता, नेगेटिव होता तो पॉजिटिव की तरफ खींच जाता, लेकिन न्यूट्रल है तो फिर कोई भी असर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, दे कैन आयनाइज गैसेस, वो गैसों को आयनाइज कर सकता है। ये एक्स रेज गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, नॉक आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए गैस को आयनाइज कर सकते हैं, और ये भी डिपेंड करता है इस एक्स रेज की इंटेंसिटी पर। जितनी एक्स रेज की इंटेंसिटी ज्यादा हो उतनी इनकी आयनाइजिंग पावर ज्यादा होगी, जितनी इनकी इंटेंसिटी कम हो उतनी इनकी आयनाइजिंग पावर कम होगी, बात याद रखना अपने साथ, ठीक है। ये हुआ पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, दे कैन प्रोड्यूस
fluorescence when fall on NaCl, glass etc. अच्छा, फ्लोरेसेंस किसको कहते हैं? ये कहते हैं चमक को। ये जो बड़ी गाड़ियां रोड पर चलती है ना, जिस तरह के 10 व्हीलर 10 व्हीलर जो है, इनके पीछे एक पट्टी लगी होती है। उस पट्टी पर जब लाइट पड़ती है तो वो पट्टी चमकने लग पड़ती है। इसी चमक को हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। जब इसके ऊपर लाइट पड़े और ये इल्यूमिनेट करना शुरू हो जाए, चमकने लगे, ठीक। तो इसी तरह से बिल्कुल ये रेज, एक्स रेज भी जब किसी साल पर, फॉर एग्जांपल NaCl पर या और साल्ट जो हो या ग्लास, इन चीज़ों पर ये एक्स रेज पड़ते हैं तो ये चीज़ें चमकने लग पड़ते हैं। इसका मतलब एक्स रेज के अंदर ये ताकत मौजूद है कि ये इस NaCl ग्लास को फ्लोरेसेंट करवाए, इसको चमकाए। ये हुआ प्रॉपर्टी नंबर 5, एक प्रॉपर्टी है, खासियत है एक्स रेज की, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6, दे कैन बी reflected and refracted as well as diffracted। ये कोई शेर नहीं है, ठीक है। दे कैन बी रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड एज वेल एज डिफ्रैक्टेड। लगता तो शेर है, केमिस्ट्री का शेर है। वो रिफ्लेक्ट भी हो सकते हैं, रिफ्रैक्ट भी हो सकते हैं, डिफ्रैक्ट भी हो सकते हैं। अब रिफ्लेक्ट किसको कहते हैं? जब एक लाइट एक ऐसे स्मूथ सरफेस के साथ टकराए कि उससे वापस बाउंड हो जाए, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। फिजिक्स में हम पढ़ चुके हैं। तो रिफ्लेक्शन एक्स रेज कर सकती है। रिफ्रैक्शन इसको कहते हैं कि जब ये एक मीडियम है, फॉर एग्जांपल ये हवा है यहाँ पर, लेकिन ये सतह है पानी का और इसके पीछे फिर पानी है। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट दाखिल होती है, कुछ इस तरह से देखो, ये लाइट सीधे आ रही है, यहाँ ये पानी में दाखिल होगी तो ये थोड़ी सी बेंड हो जाएगी और फिर उस मीडियम के अंदर चली जाएगी। तो इस बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ग्लासेस से भी होते हैं। ये सूरज की रोशनी जो आ रही है इस ग्लास विंडो से, तो ये रिफ्रैक्ट होगी, ये थोड़ी सी बेंड होगी, मुड़ेगी, इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब भी लाइट पास होती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है डिपेंडिंग अपॉन इट्स वेवलेंथ। ये पहले, इससे पहले हम वाज़ेह कर चुके हैं, ठीक है। तो एक्स रेज रिफ्लेक्ट भी होती है और रिफ्रैक्ट भी होती है। डिफ्रैक्शन रह गया। डिफ्रैक्शन किसको कहते हैं? जब एक सुराख से कुछ वेव्स पास हो जाए और वो वेव्स फैलने लगे इस तरह से, इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक है। डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये वो प्रॉपर्टीज है जिससे हम दिखा सकते हैं कि किसी चीज का नेचर वो वेव नेचर है। वेव नेचर को दिखाने के लिए हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन जब किसी छोटे से सुराख से वेव पास हो जाए और वो वेव फैलने लगे, इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो एक्स रेज डिफ्रैक्शन भी करता है और यही डिफ्रैक्शन हमारे लिए एक्स रेज को मुफीद बना लेता है। इससे हम क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पर स्टडी आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स रेज रिफ्लेक्शन भी करता है, रिफ्रैक्शन भी करता है, डिफ्रैक्शन भी करता है। ये हुई प्रॉपर्टी नंबर 6। अच्छा, दे कैन, नंबर 7, दे कैन पेनिट्रेट वेरियस थिंग्स। ये मुख्तलिफ चीज़ों को पेनिट्रेट भी कर सकती है, मतलब ये मुख्तलिफ चीज़ों से आर पार निकल सकती है। ये वेव्स, ये रेज, एक्स रेज मुख्तलिफ चीज़ों से आर पार निकल सकती है। फॉर एग्जांपल इंसानी गोश्त हो गया, इंसानी गोश्त से एक्स रेज आर पार निकल सकती है, लेकिन ऐसी भी चीज़ें हैं जिससे ये एक्स रेज आर पार नहीं निकल सकती। फॉर एग्जांपल इसी इंसान के अंदर हड्डी हो गई, हड्डी से एक्स रेज निकल नहीं सकती, इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हड्डियों के फ्रैक्चर्स को मालूम करने के लिए। वो हम कैसे करते हैं देखो, वो प्रॉपर्टी नंबर 8 को जब हम पढ़ेंगे कि इट या दे हम लिख लेंगे, प्लूरल का सीगा इस्तेमाल करते आ रहे हैं। दे कैन ब्लैकन फोटोग्राफिक प्लेट
अब फोटोग्राफिक प्लेट क्या चीज़ है, कौन सा प्लेट है, कितने रुपए में मिलता है, श्योर होता है, मीठा होता है, कैसा होता है, जान लेते हैं। जब भी आपने एक्सरे देखा है ना, जब डॉक्टर के पास कोई चला जाए और डॉक्टर उसको एक्सरे लिख ले और वो एक्सरे मशीन के पास चला जाए, वहाँ पर उसका एक्सरे हो जाए, तो वो जो चार्ट उसको मिलता है, वो जो चार्ट मिलता है, उस चार्ट को हम कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। जिस पर उसके फॉर एग्जांपल मैं चेस्ट का एक्सरे कर रहा हूँ, तो मेरे चेस्ट का स्ट्रक्चर जिस चार्ट पर बना है, उस चार्ट को फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं। ठीक है, अब ये फोटोग्राफिक प्लेट जो है ये कलर में होता है वाइट, सफ़ेद होता है, लेकिन इसके ऊपर जब एक्सरे पड़े तो ये एक्सरे इसको ब्लैक कर देता है, काला कर देता है। ठीक है, अच्छा, अब जब हम खड़े हो जाए सीधा इस तरह एक्सरे मशीन के सामने, वो कहता है ना कि एक्सरे मशीन के सामने जब हम खड़े हो जाए, सारे सामान वामान अपने जेबों से हटाए, एक्सरे मशीन के साथ सामने खड़े हो गए और अपना सांस कुछ सेकंड के लिए बंद किए, एकदम से एक्सरे हो जाती है। अब ये क्या हो रहा है, जब भी एक्सरे हमारे वजूद से एक्सरेज वो मशीन पास करते हैं, ठीक है, एक्सरेज जब हमारे वजूद से पास हो जाते हैं, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि हमारे वजूद के फ्लैश से, गोश्त से एक्सरेज पास हो सकती है, आसानी के साथ एक्सरेज हमारे वजूद के फ्लैश से पास हो जाती है, लेकिन हड्डी से पास नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब जब हम खड़े हैं तो जहां जहां पर फ्लैश है वहां पर एक्सरेज पास होकर पीछे फोटोग्राफिक प्लेट लगा होगा, उस फोटोग्राफिक प्लेट पर लग जाएंगी तो फोटोग्राफिक प्लेट काला हो जाएगा। अब जहां जहां पर हड्डी है, फॉर एग्जांपल यहां पर रिब्स है, हड्डियां है, इन हड्डियों से एक्सरेज पास नहीं हो सकती, इसलिए एक्सरेज यहां पर आकर टकरा सकती है और वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी या वहीं पर रह जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन पास नहीं हो सकती। जब एक्सरेज आ गई यहां से पास नहीं हो सकती, तो ये वाला इलाका पीछे फोटोग्राफिक प्लेट पर जहां मौजूद है वो सफेद का सफेद रह जाएगा। क्यों सफेद रह जाएगा? क्योंकि वहां तक एक्सरेज पहुंच ही नहीं पाई, तो वो ब्लैकन तो नहीं होगा, काला नहीं होगा। ठीक है, तो उसी जगह पर जब व्हाइट पट्टे हमको दिखते हैं, वो व्हाइट पट्टे मतलब वो हमारे हड्डियां होती है। अब उन हड्डियों के बीच अगर थोड़ा सा भी ब्लैक एंड स्पॉट आ गया, फॉर एग्जांपल यहां पर मान लो फोटोग्राफिक प्लेट में मैं देख रहा हूं कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मेरी ये रिब्स है, इनमें यहां पर एक काला सा निशान आ गया है, यहां पर फोटोग्राफिक प्लेट रिब्स के दरमियान काला हो गया है, तो इसका मतलब ये दिखाता है कि यहां पर रिब में फ्रैक्चर आ गया है और उसी फ्रैक्चर में एक्सरेज पास हो चुकी है, क्योंकि पीछे फोटोग्राफिक प्लेट उसी जगह पर ब्लैकन हो चुकी है। अगर यहां पर फ्रैक्चर नहीं होता तो इससे फिर एक्सरेज पास नहीं हो सकती थी, तो वो फोटोग्राफिक प्लेट ब्लैकन नहीं होता। तो इस तरह से हड्डियों का स्ट्रक्चर वो मालूम करते हैं कि हड्डियां कहां पर फ्रैक्चर हो चुकी है, कहां पर नहीं, वगैरह वगैरह। ठीक, अच्छा, ये मैंने यूज भी बता दिया एक्सरेज का। तो एक्सरेज की ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई कि देखें ब्लैकन फोटोग्राफिक प्लेट एंड वगैरह वगैरह, नोट कर लो ताकि आगे बढ़े हम यूजेस की तरफ। यूजेस ऑफ एक्सरेज, नंबर 1, they are used in field of medicines। मेडिसिन्स के फील्ड में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड फ्रैक्चर इन बोन्स, हड्डियों में फ्रैक्चर कहाँ कहाँ पर है इसको मालूम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी इसको, ठीक है। नंबर 2, यूज्ड इन XRD टू फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स। XRD मतलब एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस, XRD। अब XRD एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस में देखो, डिफ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं ना, क्रिस्टल्स में जिन आयंस के दरमियान, फॉर एग्जांपल ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल में बहुत से आयंस है, उनमें से ये 2 आयंस मैंने ले लिए, इन दोनों आयंस के दरमियान जो स्पेस है, उन स्पेस पे से एक्सरेज जब पास होंगी तो ये एक्सरेज जो है ये डिफ्रैक्ट होंगी, पहलेगी, ठीक है।
इसकी इस डिफ्रैक्शन को लेकर हम स्क्रीन पर ये देख सकते हैं या किसी और मेथड के जरिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन आयंस के दरमियान स्पेस कितना है। ठीक है, इंटर आयनिक स्पेस इसको हम कहते हैं। और इसी तरह से हर आयन को पोजीशन, एक क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के अंदर कौन सा आयन कहां पर है, ए कहां पर है, बी कहां पर है, सी कहां पर है, डी कहां पर है, और इनके दरमियान स्पेस कितना कितना है, ये सारा डिटेल हम तब ले सकते हैं जब हम एक्सरे को इससे पास करें और इससे एक्सरे जो है इनके सुराखों से, इनके स्पेसेस, इनके दरमियान के स्पेसेस से पास होकर डिफ्रैक्ट हो जाए। हम उससे सारे डिटेल्स ले लेते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि इस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो XRD, एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस से हम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स को आसानी के साथ स्टडी कर सकते हैं। अब ये किस तरह से हम कर सकते हैं, ये हम इंशाल्लाह इसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि पहले सिलेबस पूरा करना है। ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिफ्रैक्शन के थ्रू, एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या है। नंबर 3, इट इज यूज्ड टू आयनाइज गैसेस। ये बात भी ठीक है, आयनाइजेशन पावर तो इसमें है ना, तो गैस को आयनाइज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, वैटसन और क्रिक, जो कि तारीख के बहुत मशहूर नाम है, जिन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर लिया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो वैटसन एंड क्रिक यूज्ड एक्स-रेज टू फाइंड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए किस तरह से है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, सबसे पहले इन दोनों ने फाइंड आउट किया था, वैटसन और क्रिक ने। और इन्होंने पाया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मींस कि एक पट्टी इस तरह से घूमी हुई है, इसके ऊपर दूसरी पट्टी इस तरह से चढ़ी हुई है, इसको हम कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का है, ये इस वैटसन और क्रिक ने फाइंड आउट किया। तो किस तरह से फाइंड आउट किया, इन्होंने इस्तेमाल किया एक्सरेज का। तो इसलिए ये भी एक्सरेज का एक इस्तेमाल हो गया कि इसके ज़रिए हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स, डीएनए जैसे बायो मॉलिक्यूल्स को भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये हुई यूजेस ऑफ एक्सरेज। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ एक्सरेज। टाइप्स ऑफ एक्स-रेज, दो किस्म के एक्स-रेज होते हैं। एक को हम कहते हैं कंटिन्यूस एक्स-रेज, दूसरे को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज। अब देखो, कंटिन्यूस एक्स-रेज कौन से एक्स-रेज है। मान लो ये एनोड का, देखो एक्स-रे किस तरह से बनते हैं, जब कैथोड से, ये हुआ कैथोड, इससे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन निकलकर इसके सामने जो एनोड है उस एनोड के साथ टकराए तो उस एनोड से एक्स रेज पैदा होंगी। ठीक है, तो ये एक्स रेज इस एनोड से इलेक्ट्रॉन की टकराने की वजह से कैसे पैदा हो रही है, उसी पर डिपेंड करता है कि ये एक्स रेज कौन से टाइप वाला होगा, कंटिन्यूस एक्स रे होगा या कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रे होगा। देखो अब मान लो इस एनोड के अंदर ये एक एटम है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये उसका ऑर्बिट है, तो ये एक एटम हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो कि कैथोड से आ रहा है यहाँ पर, जब ये इस रीजन में आ जाए जहाँ पर न्यूक्लियस का पावर पहुँच सकता है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट कर लेगा, मोड़ लेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की इस डिफ्लेक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इट विल लूज एनर्जी, इससे एनर्जी निकलेगी। इलेक्ट्रॉन कैथोड से हाई स्पीड के साथ जा रहा था, सीधा गुजरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एनोड में जो एटम था उस एटम के न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया और इस इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट कर लिया। इसकी डिफ्लेक्शन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के इस मोड़ने की वजह से इससे एनर्जी निकलेगी, और जो एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी ही एक्सरेज के शक्ल में निकलेगी, वही एक्सरेज होंगी। तो अब ये एक्सरेज जो निकल रही है इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस एक्सरेज। बात समझ में आ रही है? ये क्लियर हो गया कंटिन्यूस एक्सरेज। अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज।
कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज किस तरह से होती है? जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले और वो एनोड में कोई एटम है, फॉर एग्जांपल ये एनोड के अंदर ये एटम है, ये पहला शेल हुआ जिसमें ये इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा शेल हुआ जिसमें ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, अब हमको पता है कि जब एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर मारे तो वो उस इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर लेता है, अपनी जगह से हटा लेता है, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल गया, हाई स्पीड के साथ जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आकर इसके साथ टकरा लेता है तो इस इलेक्ट्रॉन को भी अपने साथ ले जाता है, नॉक आउट कर लेता है। अच्छा, अब ये निकल गया तो यहाँ पीछे खाली जगह रह गई, वैकेंट स्पेस रह गया। अब फिल इन द ब्लैंक वाला केस आ जाएगा, ठीक है, खाली जगह पुर करो। इलेक्ट्रॉन की यही कोशिश होती है कि जितना लोवेस्ट एनर्जी वाला सीट इसको मिले, ये लोवेस्ट एनर्जी वाले सीट्स जो है तो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन के लिए फर्स्ट क्लास के सीट्स होते हैं, जिस तरह के एरोप्लेन्स में होते हैं। तो इसलिए हर इलेक्ट्रॉन ये कोशिश करता है कि वो लोवेस्ट एनर्जी लेवल तक खुद को पहुंचा सके किसी भी तरीके से। अब जब ये इलेक्ट्रॉन पहले वाले इलेक्ट्रॉन जो कि लोवेस्ट ऑर्बिट में होता है इसको नॉक आउट कर देता है तो यहाँ पर तो सीट खाली हो गई, शेल खाली हो गया, जगह खाली हो गई। तो इस मौके को गनीमत जानते हुए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जंप करके नीचे आ जाता है, ठीक है, मौका गंवाने नहीं देता ये। अब हमको पता है कि जब हायर ऑर्बिट से, बोहर मॉडल में हम पढ़ चुके हैं कि जब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन नीचे वाली ऑर्बिट की तरफ आता हो तो ये एनर्जी लूज करता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये जो एनर्जी लूज करेगा वो एक्स रेज की शक्ल में होगा, वो एनर्जी एक्स रेज ही होंगे। तो ये एक्स रेज अब जो पैदा हो रहे हैं, इन एक्स रेज को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज, ठीक है। अब इन कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज जो है इनके अपने अलग टाइप से मुख्तलिफ सीरीज है, के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज, एन सीरीज एंड सो ऑन, के एल एम एन, इस तरह के सीरीज है। अब इन सीरीज के अंदर और भी अलग टाइप्स है, एक होता है के अल्फा, दूसरा होता है के बीटा, तीसरा होता है के गामा, ठीक है। इस तरह से एल के भी होते हैं, एल अल्फा, एल बीटा और एल गामा, और इसी तरह से एम के भी होते हैं। अब ये क्या है, के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज क्या है, और के अल्फा, के बीटा और के गामा क्या है। अब इसको भी बारीकी के साथ समझो, ठीक। अब मान लो ये मेरे साथ न्यूक्लियस है, इसका पहले वाला शेल जो है, ये नाम हम इससे पहले दे चुके हैं ना, रदरफोर्ड दे चुका था, 9th में हम पढ़ चुके हैं। पहले वाले शेल को हम कहते हैं के, दूसरे वाले को कहते हैं एल, तीसरे वाले को कहते हैं एम, चौथे वाले को कहते हैं एन एंड सो ऑन। अब जब, अच्छा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऊपर जो शेल्स है वहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मान लो जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से आ रहा है, वो जो इलेक्ट्रॉन नॉक आउट कर रहा है एनोड के एटम से, एनोड के एटम से जिस इलेक्ट्रॉन को हटा रहा है वो इलेक्ट्रॉन के शेल से हट जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब सीट खाली हो गई, ऑर्बिटल खाली हो गया, कहाँ पर, के शेल के अंदर। तो अब एल से भी इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, एम से भी इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, और एन से भी इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, ठीक। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट एल से जंप करे या एम से जंप करे या एन से जंप करे, जिस किसी भी शेल से जंप करे, तो जो एक्स रेज पैदा होंगी उस एक्स रेज को हम कहेंगे के सीरीज। उन एक्स रेज के सेट को, उनके सीरीज को हम के सीरीज कहेंगे, क्योंकि ये जगह जो खाली हुई थी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन की और एक्स रेज पैदा हुई, वो जगह के में खाली हो चुकी थी। इसलिए यहाँ से जो एक्स रेज अब निकलेंगे, ख्वाह इलेक्ट्रॉन एल से आए, एम से आए या एन से आए, जिधर से भी आए, एक्स रेज जो निकलेंगे उन एक्स रेज को हम कहेंगे के सीरीज, क्योंकि जगह के में खाली हुई थी। अच्छा, अब के अंदर जो अल्फा बीटा गेमा है, ये इसलिए है कि अगर ये इस के में जो जगह खाली हुई है,
इसको जंप करे इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट एल से, जो कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल है उससे जंप करे, तो इससे जो एक्स रेज पैदा होंगे उसको हम कहेंगे के अल्फा। अच्छा, अब जब एक एनर्जी लेवल को छोड़कर दूसरे एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट जंप करे के में, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन चांस मारता हुआ इससे आगे निकल जाए और सीट पकड़ ले, तो अब एक एनर्जी लेवल स्किप हो गया, ठीक है, एल से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं हुआ, के को इलेक्ट्रॉन जो जंप हो रहा है वो डायरेक्ट एम से हुआ, एल स्किप हुआ बीच में। अब जो एक्स रेज पैदा होंगी इसको हम कहेंगे के बीटा, ठीक। और अगर इन दोनों पर बारी हो गया ये वाला इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को यूसेन बोल्ट की तरह पीछे छोड़ते हुए डायरेक्ट जंप लगा लिया के में। अब देखो दो एनर्जी लेवल स्किप हो रहे हैं, एल भी स्किप हो रहा है, एम भी स्किप हो रहा है। के में जो जगह खाली हो गई डायरेक्ट जंप जो लगा रहा है वो एन से लग रहा है, इसलिए यहां से जो एक्स रेज पैदा होंगे उनको हम कहेंगे के गामा। तो इस तरह का किस्सा है के अल्फा, के बीटा और के गामा का। अब सेम कंसेप्ट, ये सेम कंसेप्ट तमाम का तमाम कंसेप्ट एल सीरीज, एम सीरीज, एन सीरीज, एल बीटा, एल अल्फा, एल गामा, इन पर अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एल में जगह खाली हो गई और ऊपर से इलेक्ट्रॉन एल में जंप कर रहे हैं, अब जो एक्स रेज पैदा होंगी उनको हम एल सीरीज कहेंगे। एल के बाद वाले डायरेक्ट एनर्जी लेवल से कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल से अगर जंप करे तो एल अल्फा होगा, मतलब एम से करे। अगर इस एनर्जी लेवल को स्किप करके दूसरे वाले एनर्जी लेवल से जंप करे, मतलब एम से नहीं एन से डायरेक्ट एल में जंप हो रहा हो तो एल बीटा होगा। ओ से डायरेक्ट एल में जंप कर रहा हो, एन और एम दोनों को स्किप कर रहा हो तो एल गामा होगा, और इसी तरह से एन का भी एंड सो ऑन। यार बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, तो ये खुद देख लेना, खुद पढ़ लेना, खुद समझ लेना। अगर दिक्कत आ रही हो, मुश्किल आ रही हो तो फिर पूछ लेना। ये हुए टाइप्स एक्सरेज की, इसको भी लिख लेना ताकि इसके बाद अब मूज़लेला को पढ़ सके। अच्छा, मूज़ले ने आकर अब क्या किया, देखो मूज़ले ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट से इसने एक नतीजा निकाल लिया। वो ये था कि उसने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड से जो एक्स रेज निकल रही थी, ये है कैथोड, एक्स रेज नहीं सॉरी कैथोड रेज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन जिस एनोड के साथ टक्कर मार रहे थे, तो हमको तो ये अब पता लग चुका था रोइंटगिन के जरिए कि यहाँ से एक्स रेज निकलेंगी जब इलेक्ट्रॉन इसके साथ टक्कर मारे। तो मूज़ले ने किया यूं कि यहाँ पर एनोड जो थे वो डिफरेंट काइंड्स के इस्तेमाल करने लगा। पहले एक मेटल का एनोड, फिर दूसरे मेटल का एनोड, मान लो पहले वो कॉपर का एनोड इस्तेमाल कर रहा था, फिर आयरन का एनोड इस्तेमाल कर रहा था, फिर मैंगनीज का एनोड इस्तेमाल कर रहा था। इस तरह के मुख्तलिफ एनोड्स वो लगाने लगा और एक्सपेरिमेंट्स करने लगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसने ये अपने मुशाहिदात से पता लगा लिया कि ये एनोड जो है, जब हम डिफरेंट एनोड इस्तेमाल करते हैं तो जो एक्स रेज पैदा होती हैं वो एक्स रेज भी डिफरेंट होती है। और वो कैसे डिफरेंट होती है? उन एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। अब कैसे फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है? ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है इस एनोड के अंदर, इनके एटम्स के अंदर, इन एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर। मतलब उसने बता दिया कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एक्स रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस। एनोड के अंदर, एनोड जिस एलिमेंट से बना है, ठीक है, उन एटम्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। मूज़ले ने ये पता लगा लिया, जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस के अंदर उतनी ही कम फ्रीक्वेंसी होगी। इसलिए पॉजिटिव चार्ज जो कि न्यूक्लियस के अंदर है वो क्या है? न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन है जिस पर चार्ज है ही नहीं। पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन्स की वजह है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये असल में नंबर ऑफ प्रोटॉन था। तो ये इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पर, और इसी नंबर ऑफ प्रोटॉन को हमने एक टर्म दे दिया जिसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर Z, जो कि एक एलिमेंट को स्पेसिफाई करता है।
दिखाता है कि कौन सा एलिमेंट कौन से एटॉमिक नंबर का है। हर एक एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक नंबर होता है, पीरियोडिक टेबल में हम 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब देखो क्या बन रहा है कि जो एनोड इस्तेमाल हो रहा है वो एनोड जितने ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला होगा उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी एक्स रेज की होगी, क्योंकि जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर इसका मतलब इतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है मतलब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब जो भी एनोड इस्तेमाल हो रहे हो, एनोड का एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी एक्स रेज की ज्यादा होगी, एनोड का एटॉमिक नंबर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। याद रखना पॉइंट अपने साथ, ठीक है। एमसीक्यूज इसके ऊपर आ सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स दिए गए होंगे आपको और पूछ सकते हैं आपके कि इनमें से कौन से वाले एलिमेंट को हम एज एन एनोड रोएंटगेन मेथड में इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे एक्स रेज हाई फ्रीक्वेंसी में पैदा हो सकती है। तो जिस एलिमेंट का सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा वही सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पैदा करेगा। अच्छा, अब इसमें एक ट्विस्ट भी आ सकता है। वो ट्विस्ट ये कि बाज औकात एमसीक्यूज में फ्रीक्वेंसी की नहीं वेवलेंथ के बारे में बोलने लग पड़ते हैं कि कौन से वाले 4 एलिमेंट है, ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं एमसीक्यूज के अंदर, कौन से वाले एलिमेंट को हम इस्तेमाल करें जिससे डब्ल्यूसी रोएंटगेन जो मेथड है डिस्चार्ज ट्यूब में, उस मेथड में एक्स रेज जो पैदा हो रही है तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला एक्स रे पैदा हो जाए। तो ये अब आपको याद रखना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज या एटॉमिक नंबर। तो फिर आपको हाई एटॉमिक नंबर वाला नहीं, लो एटॉमिक नंबर वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा लो हो वो ही वही एक्सरेज पैदा करेंगे जिन एक्सरेज की वेवलेंथ सबसे हाई हो, और उन्हीं वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी लो होगी, ठीक है। और जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सबसे हाई हो वो ही वो एक्सरेज पैदा करेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई हो, और उन्हीं एक्सरेज की वेवलेंथ सबसे कम होगी। बात पकड़ में आ रही है या नहीं? चलो इसके बाद एमसीक्यूज भी कर लेंगे तो बात और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। वैसे भी वो क्लासेस हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे, स्पेसिफिक क्लासेस फॉर ईटा एंड एमडीकेट और भी जो एंट्री टेस्ट है उसके लिए, ताकि क्लियर हो जाए केमिस्ट्री भी और भी सब्जेक्ट्स, ठीक। अच्छा, अब यहाँ तक तो मोजले आ चुका था, तो अब इसने मैथमेटिकल डिराइवेशन वो शुरू किए। इसके मैथमेटिकल डिराइवेशंस जो थे वो कुछ इस तरह से थे कि फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट जब हम ले लें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर, और फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर, लेकिन इससे एक स्क्रीनिंग कांस्टेंट को माइनस करना पड़ेगा। स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या है? वो मुख्तलिफ स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए मुख्तलिफ, फॉर एग्जांपल के सीरीज के लिए ये भी इज इक्वल टू 1 है, जानते हैं हम, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटाना है तो न्यू अंडर रूट फ्रीक्वेंसी अंडर रूट इज इक्वल टू ए, जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इनटू जेड माइनस बी। इस तरह से इसने इक्वेशन भी बना लिया, और इसको हम कहते हैं मोज़ले लॉ। तो मोज़ले ने ये एक्स रेज की एक्सपेरिमेंट्स किए और इससे फाइंड आउट कर लिया कि एक्स रेज का एटॉमिक नंबर के साथ क्या ताल्लुक़ है और इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई?